हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने एक नए रणनीति की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मान सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, अप्रॉक्सी 3 से 4 महीने बचे हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में हम क्या करें। ठीक है, तो आप सभी के सामने बिल्कुल YouTube पर आपके सामने फ्री सेशन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, फ्री क्रैश कोर्स कह सकते हैं क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सिर्फ 3 महीनों में ठीक है आपका जो है पूरा क्रैश कोर्स के माध्यम से खत्म करवा दिया जाएगा। अगर आप सब लोग अभी तक सो रहे हैं तो एक बार जाग जाइए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, अभी आपको इसका वैल्यू नहीं पता होगा, लेकिन आगे जैसे जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अगर कम मार्क्स रहेगा तो आपका है ना जो मेरिट लिस्ट बनने में दिक्कत होगा। मतलब हर तरह का प्रॉब्लम, आखिर हम लोग जॉब के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। जॉब के लिए अगर जॉब है ना, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अगर टेंथ टेंथ में जो है आपका मार्क्स एक अच्छा मार्क्स आता है, एक अच्छे परसेंटाइल से आप पास होते हैं तो ठीक है। तो अभी भी आप सब लोग शुरुआत करिए हमारे साथ, बिल्कुल डे डे बाय डे हम लोग शुरू करेंगे। और आपका बिल्कुल फ्री सेशन रहेगा यूट्यूब पर। और हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एक टारगेट रहेगा हमारा, एक दिन में एक चैप्टर खत्म और दूसरा दिन उसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब खत्म। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 दिन में जो आपका एक चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी का ये पहला डे 1 आपका क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी को पता है एनसीईआरटी बुक हम लोग फॉलो करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि यही एनसीईआरटी बाद में हमें पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, जो लोग एनसीईआरटी पढ़ करके नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, उनके लिए है ना बाद में नुकसानदेह होता है। याद रखिएगा, क्लास 10th से बहुत सारे क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़िए। आप ये नहीं सोचिए कि हमको अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आने वाला समय में कोई भी एग्जाम की आप प्रिपेयर करें, कोई भी जॉब का प्रिपेयर करें, बड़ा से बड़ा आपका एनसीईआरटी बहुत हेल्प करने वाला बिहार बोर्ड के खासकर बच्चों के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो। तो ये आपका बुक का है। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें कुल कितना चैप्टर हमें पढ़ना है। तो सभी को पता है इसमें कुल 6 चैप्टर पढ़ना है। इसमें कुल कितना चैप्टर पढ़ना है, 6 चैप्टर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और एक यहाँ पर आपदा प्रबंधन है, तो इसको हम पूरा एक पूरे के पूरे को हम लोग 7 मान सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा सेशन को इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा हम क्या कहने वाले हैं। देखिए, उधर हो गया 6 चैप्टर और इधर हो गया टोटल 7 चैप्टर, यानी कि टोटल ये पूरा का पूरा एक लेसन है जिसको हम आपदा से जोड़ देंगे। ये पूरा एक सेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल टोटल मान ले कुल मिला करके 7 चैप्टर इसमें पढ़ना है। तो हम लोग एक दिन में एक चैप्टर शुरू करेंगे। मैक्सिमम जो आपका इसमें जो हर एक चैप्टर में लगभग 2 से 3 चैप्टर मिक्स रहता है ना। तो कोशिश करेंगे कि हम एक सप्ताह में इसका एक चैप्टर बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो स्वच्छ होगा कितना हो जाएगा, 28 दिन में ये पूरा बुक आपका आपके हाथ में होगा। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए हमारे साथ। हम लोग पहला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला लेसन का नाम है भारत संसाधन एवं इसका उपयोग। तो हम लोग सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, इस चैप्टर का मकसद क्या है, सिर्फ हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसको पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ समझ कर पढ़ेंगे। सबसे पहला आया संसाधन। संसाधन क्या है, तो संसाधन वह वस्तु है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। अगर हम किसी दोस्त के काम आ रहे हैं तो हम उस दोस्त के लिए क्या हो गए, संसाधन हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो हमने क्या कहा, आपने ध्यान से सुना। हमने कहा कि अगर वैसा कोई वस्तु, वैसा कोई सामान जो हमारे काम आ रहा है, हमारे जरूरत के उपयोग में आ रहा है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। सपोज दैट, मानिए कि आपका कोई मदद करने कोई व्यक्ति आया, तो वो व्यक्ति भी आपके लिए संसाधन है। जरूरी नहीं है कि संसाधन का मतलब कोई सामान, कोई वस्तु, कोई खनिज ही हो। ठीक है, वैसा सभी वस्तु संसाधन है जो हमारे हेल्प के लिए, हमारी मददगार होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, हमारे जीवन यापन में हमारी सहायता करते हैं, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संसाधन कुल 2 तरह से होते हैं। एक होता है भौतिक संसाधन और दूसरा होता है जैविक संसाधन। समझिएगा ध्यान से।
एक होता है भौतिक संसाधन और दूसरा होता है जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन क्या होता है? भौतिक संसाधन क्या होता है? यानी भौतिक संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन। भौतिक संसाधन मतलब हो गया भूमि, हो गया मिट्टी, हो गया जल, हो गया खनिज, हो गया, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? फिजिकल संसाधन कहलाते हैं, है ना। मतलब भौतिक संसाधन कह सकते हैं इसको, ठीक है। याद रखिएगा, भौतिक संसाधन का मतलब हो गया कि जहां पर हम लोग मान लेते कोई जगह पर हम लोग रह रहे तो वो हमारे भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ गया। समझ में आ गया? भौतिक संसाधन। जैविक संसाधन का मतलब हुआ कि जो हमारी मददगार होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, हमारा जीवन यापन में हमारी सबसे बड़ा भूमिका निभाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधे ना हो तो इंसान का कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो जितना भी पेड़ पौधे हो गया, वनस्पति हो गया, जितने भी जीव जंतु हो गया, अगर जीव जंतु ना हो तो जरा सोचो कि अगर मान लिया जाए कोई वस्तु मर गया, अब इंसान की डेथ होती है तो हमें उसको जमीन के नीचे गाड़ना पड़ता है। तो आप, है ना, सम टाइम्स आफ्टर क्या देखते हैं कुछ समय बाद कि उसमें क्या होता है, अब कुछ अपघटक उस पर क्रिया करके क्या करते हैं, सारा उसका शरीर का मांस, सारा कुछ क्या होता है, गायब हो जाता है। सारा कुछ गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर कुछ अपघटक क्रिया करते हैं। अपघटक करने का मतलब कुछ कवक हो गया, कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं, है ना। तब तो अगर मान लिया जाए उसको कभी उसका अपघटन ही ना हो, उसका क्षरण ही ना हो, तो वही चीज हमारे लिए क्या होगा, इस सड़ेगा गलेगा और उसका जो गंध से हमारी बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो वैसा वैसा संसाधन जो हमारा सब जीवन यापन के लिए सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं, सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, वे जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जितने भी मानवीय जीवन के संसाधन है वो सभी जैविक संसाधन है ना। जितने भी मानवीय, जैसे हम लोग इस मार्कर का यूज करें, ये भी क्या है, जैविक संसाधन है। भौतिक संसाधन एक, है ना, जहां पर हमारा जो परिवेश होता है वो हमारा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जितने भी जलीय जीव हो गया, जितना भी जीव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वन हो गया, जंगल हो गए, सभी के सभी जैविक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। देखिए, अब संसाधन का एक बहुत बड़ा रोल है। क्या है? संसाधन तो बहुत समय पहले था। अब जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज, संसाधन का वैल्यू कब पता चलता है, जब उस कोई चीज, इंसान का वैल्यू कब पता चलता है, जब हम उसकी कमी को महसूस करने लगते हैं, है ना। मान लिया जाए हमारे पास, जब हम लिखने बैठे तो पेन ही नहीं है मेरे पास। अब हमको पेन का ऐसे वैल्यू पता नहीं चलेगा, ढेर सारा पेन है, फेंक फाक के रख देते हैं, बेड पर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू नहीं पता है हमें। लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो पेन खोजने लगते हैं, चाहे कैसा भी पेन हो, इमरजेंसी में लिखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस संसाधन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो उसी तरह से संसाधन तो पहले भी था, लेकिन पहले सभी के पास ज्ञान नहीं था कि उस संसाधन का उपयोग कैसे करना है, उस संसाधन का यूज कैसे करना है, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं थी, ना तो अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। इस कारण से पहले हम लोग डेवलप नहीं हो पाए। वर्तमान में हम लोग संसाधन का वैल्यू पता चला, उसकी कीमत पता चला, हमारे जीवन में किस तरह वो उपयोगी बन सकता है, किस किस तरह हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इन सारी बातों को जब पता चला कि हमने टेक्नोलॉजी बनाया, तकनीक का अध्ययन किया, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस संसाधन का अपने जीवन यापन में, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। सुबह उठते ही साबुन से हम फेस धोते हैं, वो भी संसाधन है। अगर पहले पता नहीं होता कि साबुन का क्या यूज है तो क्या हम उसका यूज करते? नहीं करते। तो संसाधन का वैल्यू तब पता चलता है, संसाधन का जो विकास है वो तब हुआ जब इंसानों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी का विकास किया, उसका महत्व को समझा। उसके बाद संसाधन का क्या हुआ, विकास हुआ। इसी आधार पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जिम स्मैन। क्या नाम था? जिम रमैन नाम था। जिम रमैन एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, क्या होते हैं, बनते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब तक संसाधन का कोई वजूद नहीं है, जब तक हम उसका वैल्यू को नहीं समझे, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी ना हो, तब तक उन संसाधन का कोई भी यूज नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको इसका अर्थ जो है, संसाधन क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी आधार पर संसाधन को जो है बहुत सारे भागों में कैटेगराइज किया गया है, बहुत सारे अलग अलग, है ना, आधार पर इसको बांटा गया है, अलग अलग बेस के आधार पर इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए, चलिए मेरे ख्याल से यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए तो ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में संसाधन को बांटा गया उत्पत्ति के आधार पर। जैसे देखिए, सबसे पहला आता है उत्पत्ति का मतलब जो उत्पन्न होता है, ठीक है। उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ? कि जो उत्पन्न हुआ। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है? जैव संसाधन, और दूसरा है अजैव संसाधन। अभी दोनों में अंतर क्या है ना? इस दोनों में अंतर क्या है? तो जैव संसाधन, वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं जिसकी प्राप्ति हमारे जैव मंडल से होती है। जैव मंडल का मतलब जल हो गया, स्थल हो गया और वायु हो गया, ये सभी के सभी जैव मंडल। जैव मंडल का मतलब वैसा जगह, वैसा एक प्लेस जहां पर जीव निवास करते हैं, जैव मंडल कहलाता है, ठीक है। तो हमारे जैसे हो गया मनुष्य, ये सभी के सभी हमारे कहाँ रहते हैं? मनुष्य स्थल पर रहता है, वनस्पति स्थल पर रहता है, मत्स्य कहाँ रहता है? जल में रहते हैं, पशुधन स्थल पर रहता है। तो ये सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं, मतलब जिसमें जीवन संभव है। जिसमें जीवन हो गया जैव संसाधन हो गया। अजैव संसाधन जिसमें जीवन ही संभव ना हो, मतलब जितने भी निर्जीव वस्तु है, जितना भी धातु हो गया, खनिज हो गया, ये सभी के सभी अगर आपसे पूछे कि कौन से संसाधन है, तो हम क्या बताएंगे? कि ये सभी के सभी क्या है? अजैव संसाधन है। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए, बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे और हम सारा कुछ खत्म कर देंगे एक बार में। इसी तरह से उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मोस्ट हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं करना है, इसको ध्यान से समझिएगा। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत होते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो कभी खत्म होगा, लेकिन बहुत हजारों हजार साल बाद, हजारों हजार साल बाद खत्म होगा, तो वैसा संसाधन नवीकरणीय कहलाता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, ना के बराबर। जैसे हवा, वायु, जल, है ना, ये सब बहुत बड़ा विशाल अस्तित्व है, इसका कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। सूर्य हो गया, ये सभी नवीकरणीय कहलाते हैं। अनवीकरणीय जिसका एक ना एक दिन खात्मा बिल्कुल निश्चित है, वो अनवीकरणीय, जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सभी के सभी अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उसी तरह से स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, किसी की चीज पर हमारा अधिकार है। जैसे ये फोन है, फोन पर मेरा अधिकार है। ये मार्कर है, ये मार्कर पर मेरा अधिकार है। ये हो कह सकते हैं कि इसको स्वामित्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस चीज पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। समझ में आ गया? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब क्या हुआ? कि वैसा संसाधन जिस 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 वस्तु पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं, और कोई भी उस पर दावा नहीं कर सकता। जैसे हमारा घर, कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन है? बिल्कुल है, क्योंकि इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। क्या पड़ोसी आकर के एक दिन कहेगा कि ये घर मेरा हो गया? कभी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है। सामुदायिक संसाधन क्या हो गया? वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का, पूरे समाज का अधिकार होता है, वो होता है सामुदायिक संसाधन। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे सामुदायिक संसाधन क्या होगा? जहां जहां पर हर कोई जा सकता है, मंदिर, स्कूल, शमशान घाट, कोई भी, हर व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात वहां ले जाया जाता है। ये सभी हो गया क्या? सामुदायिक संसाधन। तो जिस वैसा संसाधन जहां पर हर कोई व्यक्ति जा सकता है, वो सामुदायिक संसाधन। जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया बाग, बगीचा, तालाब, कुआं, ये सब एक व्यक्ति का भी होता है। अब जैसे तालाब है, तो तालाब में क्या हो जाएगा? पूछेगा निम्न में से तालाब कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी सामुदायिक संसाधन, ऑप्शन सी दोनों। क्या मानेंगे हम? दोनों। क्योंकि तालाब हम खुद से भी खुदवा करके अपना मान सकते हैं उसको, और पूरे समाज का भी उस पर अधिकार हो सकता है अगर वो सार्वजनिक हो तो। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, ठीक है। चलिए, सेम आ गया। हाँ, अब देखिए, दो गो तो हो गया। स्वामित्व के आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे, ये हो गया
राष्ट्रीय संसाधन यानी वैसा संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है, एक तरह से पूरे राष्ट्र के हित के लिए होता है। ठीक है, जैसे एक एक चीज को हम लोग समझेंगे वो भी अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एनसीईआरटी पढ़ने वाला कभी धोखा नहीं खाता है। ठीक है, और कोई भी बुक पढ़िए मत, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करिए, बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, वैसा संसाधन जो पूरे राष्ट्र यानी पूरे देश के लिए यूज में आता है। जैसे हो गया जितने भी जंगल होते हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, ये जंगल क्या होते हैं, ये जंगल क्या एक समाज एक खास समाज का अधिकार होता है, नहीं, पूरे देश का उस पर हक होता है। क्या ऐसा ऐसा तो कभी कभी आप लोग ऐसा नहीं सुने होंगे कि ये जंगल है भाई, इससे ऑक्सीजन आया तो भाई ये जंगल हम बसाए हैं तो इससे हवा और श्वास भी हम ही लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है ना। पूरे देश का अधिकार होता है वैसे संसाधन को क्या कहेंगे। क्या हमारे पास हमारे देश में अगर कोई राज्य में जंगल है तो क्या दूसरा देश वाला आकर के कहेगा कि ये मेरा है, कभी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीय है, यानी कि जिस देश में है उसी देश का वो माना जाएगा। तो जितने भी जंगल है वो राष्ट्रीय संसाधन, जितने भी समुद्री जीव हैं, समुद्री जीव कहाँ तक, अगर मान लिया जाए ये हमारा समुद्र है तो इससे ये हमारा मान लिया जाए भारत देश यहाँ तक आ रहा है, तो इस देश से 200 किलोमीटर की दूरी तक ही जितना भी जीव रहे, सांप बिच्छा कुछ भी रहे, वो हमारा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय संसाधन उसको कहते हैं जो समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी के दायरे में जो कुछ भी है वो सभी राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है, तो वो सभी कहलाते हैं क्या, राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन मतलब जिसमें पूरे विश्व का अधिकार होता है, पूरे विश्व का अधिकार होता है। जैसे 200 किलोमीटर के, जैसे मान लीजिए ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, बाकी खुलेआम जितना भी है। मान लिया जाए हमारा ये है प्रशांत महासागर, इतना बड़ा, इतना बड़ा क्या हम मान लें कि ये प्रशांत महासागर है। अब यहाँ पर हमारा देश मान लिया जाए भारत की सीमा ऐसे टच कर रहा है ना, तो 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ भी बच गया इधर इधर जितना भी एरिया है, इन सब पर पूरे विश्व का अधिकार होगा। कोई भी देश यहाँ से पेट्रोल निकाल सकता है, कोई भी देश यहाँ से क्या कर सकता है, आवाजाही कर सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। समझ में आ गया सबको? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। भंडारण क्या है? अब देखिए अब क्या होने लगा, सब कुछ आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, सबके पास दिमाग हो गया कि उसका यूज कहाँ करना है। अब लोगों में खलबली मचने लगा भाई, अब लोगों ने डाकुओं की अर्थव्यवस्था अपनाने लगी। लोगों के मन में चाहत की इतना बड़ा होड़ लगा कि सब कोई हड़प रहा है, हर कोई संसाधन हड़प रहा है। मान लिया जाए आप कहीं पर, मान लिया जाए घर में आया मिठाई, क्या आया, मिठाई आया। अब मम्मी बोले कि देखो ये जो मिठाई है इसको थोड़ा थोड़ा करके खाना है और सबके लिए है, ये मिठाई सबके लिए है। अब मेरे मन में कुछ बेईमानी आया, चाहत आया कि भाई हो सकता है जो भैया हैं वो चुप्पे से रतिया उठ के वो मिठाई खा ले और ख़त्म कर दे। क्यों ना हम उसे 2-4 लड्डू निकाल करके साइड में रख दे और आराम से हम खाते रहें। बस यही हुआ हमारे देश के सभी देशों के साथ। लोगों के मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना हम यहाँ से जितना भी संसाधन है वो निकाल ले। अब निकालेगा कौन? जिसके पास टेक्नोलॉजी रहेगा। अब चोरी कौन करेगा? जिसके पास हिम्मत रहेगा। और जो पहले से ही डर गया कि भाई नहीं भाई हम पकड़ा जाएंगे तो हमको भाई पिटाई लगेगा घर में, तो क्या कभी वो चोरी करेगा? नहीं करेगा। तो जिस देश के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिस देश के पास एक अच्छा माध्यम है संसाधन को निकालने का, वो देश क्या कर रहा है? हड़प रहा है, हर संसाधन को हड़प रहा है। तो क्या संसाधन का पूरे देश में कमी होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी चीज को देखते हुए क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आएगा कि संसाधन विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगा। जैसे कोयला लिमिट बचा है, सीमित बचा है, कभी भी खत्म हो सकता है। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सभी क्या है? अनवीकरणीय है, जिसका एक ना एक दिन अंत निश्चित है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए लोगों ने ध्यान में रखा कि अगर हम इस संसाधन को भंडारण करें, जमा करके रखें, है ना, बर्बाद होने से बचाएं, तो एक एक ये अगर 10 साल में खत्म होने वाला है
तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये 15 साल में खत्म होगा, है ना। हम संसाधन को खत्म होने से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर उसको बचा करके चले तो अगले दिन भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो भंडारण संसाधन क्या हो गया कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए संसाधन को बचा करके रखना, भंडार करके रखना, जमा करके रखना, ताकि आने वाला भविष्य में ये काम दे, हमारे जरूरत में उपयोग हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, भंडारण संसाधन कहलाया। ठीक है, तो ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, मानवीय आवश्यकताओं पूर्ति में सक्षम होते हैं, उपयोग होती, जैसे जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यौगिक है, इसमें ऊर्जा के उत्पादन की असीम क्षमता छिपी है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या हो गया, चलिए भंडारण, संचित कोष, ये सभी के सभी सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा। जो मेन टॉपिक है संसाधन का नियोजन, इसको हम क्या कहेंगे, संसाधन का नियोजन। वही हो गया संसाधन का नियोजन कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए संसाधन को बचा करके रखना संसाधन नियोजन कहलाता है। लेकिन है ना, जो संसाधन हम अभी जो बताएं आपको, वो संसाधन नियोजन का बताएं। क्या वो किसका बताएं, संसाधन का नियोजन कैसे करना है, मतलब उसका संरक्षण कैसे करना है, यानी कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, वर्तमान के भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए संसाधन को भविष्य के लिए बचा करके रखना, उसको संचित करके रखना संसाधन क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऐसे संसाधन है, लेकिन हमको उसको निकालने का टेक्निक नहीं है ना, उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, जिसके अभाव में उस संसाधन को ऐसा मान लिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि हम घर में लाते हैं कपड़ा, अब ले आए बड़ा, कैसा ले आए, बड़ा कपड़ा, तो मम्मी की बोलेंगे कि रहेल तो बचवा बड़ा होगा तो क्या होगा, काम देगा, वही का। अब जो पैंट हम लाएं, मेरे हमको बहुत बड़ा हो रहा है ना, उसको मोड़ मार के हम जब तक मन हुआ पहने, है ना, फिर जब हम क्या हो गए, जब साइजगर आ जाते हैं तो वही चीज हमको फिट आ जाता है ना, कभी भी उसको फेंकते नहीं है। तो संसाधन तो है हमारे पास, बहुत सारे संसाधन। जैसे वर्तमान समय में क्या होने वाला है, जल का, शुद्ध जल जो पीने योग्य जल है उसका कमी हो जाएगा, सभी को पता है। तो इसी को देखते हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके, ये सभी हमारे वायुमंडल में क्या है, मौजूद है, इसी को देखते हुए ये दोनों चीज का मिक्स करके वैज्ञानिकों के द्वारा जल बनाया जाएगा। अभी क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं है। तो वो उस तरह का जो टेक्निक है उसको हम क्या मान सकते हैं, उसको हम भंडार संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, भंडार संसाधन। संसाधन नियोजन का मतलब हो गया कि भविष्य को देखते हुए बचा करके रखना, और भंडार संसाधन का मतलब हो गया कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब क्या हमारे पास जमीन है, मान लिया जाए पैसा नहीं है बनाने का घर, क्या उस जमीन को हम बेच देते हैं, फेंक देते हैं, नहीं फेंकते हैं। ऐसा मानते हैं कि आज नहीं पैसा है, कल, आज नहीं तो कल हमको जब जॉब लगेगा, हम कुछ करेंगे, पैसा आएगा तो बनाएंगे घर, जब तक क्या दिक्कत है, रहने दो, है ना। तो भंडार संसाधन का मकसद भी वही है। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आने वाला समय में जब टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो हम इस संसाधन का उपयोग कर पाएंगे। तो ऐसे संसाधन को फिलहाल भंडार की संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण के संबंध में महात्मा गांधी का एक विचार था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। अगर हम चाहें तो पेट भर सकते हैं, आराम से जिंदा रह सकते हैं खाना खाकर, लेकिन अगर चाहें कि हमारा जो घर का जितना भी पेटी है वो भर दें, लालच आ जाता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था इसी को कहते हैं, है ना, कि जरूरत से ज्यादा उसका हनन कर लेना, उसको यूज कर लेना, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसी के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना है कि हम आराम से पेट भर के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर चाहें कि हम घर की पेटी भरे, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस संसाधन को बचाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने अनेकों बलिदान दिए, अपना जान तक न्यौछावर कर दिया इस संसाधन को बचाने के लिए। ठीक है, जैसे मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन से व्यक्ति संबंधित है, तो याद रखना है मेधा पाटेकर। ठीक है, चलिए समझ में आया। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित थे, चिपको आंदोलन। इन्होंने पेड़ पौधे को बचाने के लिए, नदियों को बांध बनाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए।
ताकि भविष्य में संसाधन का यूज हो सके, भविष्य में किसी को रोना ना पड़े इस संसाधन के कारण। तो याद रखिएगा, ये दोनों, मेधा पाटेकर हो गया नर्मदा बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणा हो गया चिपको आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिएगा, है ना, हमारे संसाधन को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारा सम्मेलन किया गया। उसमें से सबसे पहला सम्मेलन था हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ये किस पर बल दिया गया? देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तो 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक लगभग 178 देशों के द्वारा, कितने प्रतिनिधि, 178 देशों के द्वारा एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ता है ना तो गर्मी बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, बर्फ जो हमारा रखा हुआ है हिमालय पर, वो क्या होगा, पिघलेगा। अब बर्फ जब पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जब जल स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, तो जो निचला एरिया में जितना भी आदमी रह रहा है, केरल तमिलनाडु ये सब एरिया में क्या होगा, पूरा राज डूब जाएगा। अब पूरा राज डूबेगा तो आदमी का मरना तय है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से यही होगा, अनेकों बीमारियां उत्पन्न होगी। तो इसी के संबंध में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक सम्मेलन किया गया, जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। क्या कहा गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। कब हुआ था? तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। किस पर बात किया गया? वन संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा जैव विविधता, बहुत सारा टॉपिक पर बात किया गया। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र, जिसको यूएन कहते हैं, है ना, पर्यावरण विकास कार्यक्रम, बहुत सारे संगठन के द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ही इस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, है ना, एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों में निर्देश दिए गए कि इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। एजेंडा 21 में ये कहा गया, है ना, कि जो हमारा जो खर्च है वो उस पर कंट्रोल किया जाए। हमारा जो संसाधन पर खर्च है, मतलब कुल मिलाकर के संसाधन की बचाव की बात की गई यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे देशों के द्वारा, किसके किसके द्वारा, तो 2 संगठन का यहाँ नाम आया, एक आया संयुक्त राष्ट्र, दूसरा आया अंकसेड, UNCED, अंकसेड, संयुक्त राष्ट्र, सॉरी एक ही संगठन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास। आपसे पूछा जाएगा कि UNCED का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा एजेंडा 21 का विकास किया गया। अब देखिए, वो तो हो गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। ये जो है कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था, और ये भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित है, याद रखिएगा। तो आपसे ये नहीं पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, आपसे ये पूछेगा कि कब हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में। मोस्ट हाईलाइटेड सवाल है ये। पहला हुआ था ब्राजील में, दूसरा हुआ न्यूयॉर्क में। फिर हो गया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये भी ग्लोबल वार्मिंग यानी कि देश को बचाने के लिए किया गया, 159 देशों के लिए किया गया, 159 देश इसमें शामिल हुए। और इस ये जो है कार्बन 6 प्रमुख गैस पर बात किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, HFC, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे गैसों पर बात किया गया कि इस पर जो देश इस देश का ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी रहेगा, सिंपल सी बात है कि वहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होगा, तो उस देश को कंट्रोल में रखने के लिए कहा गया कि आप सभी लोग जो है, ये जो पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, आप लोगों की वजह से हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से हो रहा है, इसलिए इस पर कंट्रोल किया जाए। इसी से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस
ना उस ज़्यादा मतलब उसका पॉल्यूशन नहीं फैलाने की बात कही गई है। याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ठीक है, जिसमें 6 प्रमुख गैस पर बात किया गया, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, हेक्सा क्लोराइड। इस पर बहुत सारा सीएफसी वगैरह जो है ना, जो फ्रिज जैसे ही खोलते हैं हम लोग तो ठंडा लगता है, तो वहाँ से सीएफसी गैस निकलता है जो डायरेक्ट हमारा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, और उसमें अगर छेद हो गया तो त्वचा में कैंसर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, ठीक है। इसी के संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया 1997 में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, जो कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। अगला है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। जितना भी पृथ्वी सम्मेलन है सब उसी से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग, वन को बचाने के लिए इस तरह से, ठीक है, क्योंकि वन बचेगा तो पोल्यूशन कम होगा, जंगल ज्यादा रहेगा तो पोल्यूशन भी कम होगा। आप पेड़ पौधे के पास बैठिए, एकदम रिलैक्स फील होगा, आराम लगेगा, है ना, मजा आएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे रहेंगे तभी तो हम जिंदा रहेंगे, है ना, और तभी पॉल्यूशन भी कम होगा। तो वन वन उन्मूलन से संबंधित है ये तीनों के तीनों पृथ्वी सम्मेलन, याद रखिएगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में, जिसमें पर्यावरण संबंधी धाराओं पर बात किया गया, और इसमें कुल 150 देशों ने भाग लिया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राजील के रियो डी जेनरो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका आज का चैप्टर, जो कि एक चैप्टर आपका समाप्त हो गया और अच्छे तरीके से आप सबको समझ में भी आया होगा, है ना। अगले क्लास में हम इससे भी ज़्यादा फास्ट करेंगे, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा इसका कवर कर सके, ठीक है। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप सब लोग इससे सहमत हैं, अच्छा लगे क्लास, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो हम क्लास स्टार्ट किए क्रैश कोर्स, हम इसको और तरीके, तो हम इसमें ज़्यादा समझा दिए, है ना। ऐसा ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, है ना, सिर्फ टॉपिक समझा देंगे और हम मेन टॉपिक पर बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर, ताकि एग्जाम में आप डायरेक्ट उसको फोड़ सके, ठीक है, एग्जाम निकाल सके एक अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे जितना भी चैप्टर बचा हुआ, जैसे भूमि जल संसाधन हो गया, कितना % भूमि है, कितने तरह का मिट्टी है, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।